आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने एजुकेशन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन किया गया था और कहीं ना कहीं उस महत्वपूर्ण तथ्यों को विशेष रूप से जानने समझने का प्रयास भी किया गया है। वैसे आज हम सभी लोग विगत काफ़ी समय के बाद या काफ़ी लंबे समय के बाद में YouTube पर पुनः नए प्रक्रियाओं के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। वैसे आज 26 जनवरी का दिन है, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। गणतंत्र दिवस आप जानते होंगे हमारे भारतवर्ष में इस बार 73वां 73 गणतंत्र दिवस के लोक पर्व के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। वैसे इसको हम लोग महापर्व के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और कहीं ना कहीं यह एक ऐसा पर्व है जिसके माध्यम से पूरे भारतवासी इससे जुड़ करके सभी लोग मिल करके मनाते हैं। और आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि रिपब्लिक डे के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं और रिपब्लिक डे एक ऐसा डे होता है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत को गणतंत्र या कह सकते हैं संविधान दिवस के रूप में भी इसको मनाने का प्रयास किया जाता है। सही अर्थों में देखें तो आप सभी को विशेष रूप से इसमें गणतंत्र दिवस की प्रणाली के रूप में अगर समझने का प्रयास करें तो प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य स्थानों पर भी इसको विशेष रूप से मनाया जाता है और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम लोग अपने संविधान के बारे में जानने समझने और कहीं ना कहीं इसके कार्य निर्धारण का भी अच्छे प्रकार से क्रियाओं को लागू भी करते हैं। तो आज हम लोग गणतंत्र दिवस के महापर्व पर एक जो प्रश्नोत्तरी दी गई है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे कि 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग आज इस प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्नोत्तरी दी गई है जो कहीं ना कहीं प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रक्रियाएं होती हैं जो कि एजुकेशन के डेवलपमेंट में कैसे सहायक हो सकती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो बाल विकास की या चाइल्ड डेवलपमेंट की अवधारणाएं होती हैं उसमें कैसे संबंधित हो सकती हैं, या बालक के मन और मस्तिष्क की आंतरिक क्रियाओं के बारे में कैसे संबंधित हो सकती हैं। इनके बारे में हम लोग डीपली, जैसे क्वेश्चन आंसर तो दिए ही गए हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हम लोग ये जान समझ सकते हैं कि इसमें मानव व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से कैसे दिखाई पड़ते हैं, उसमें अंतर्दर्शन की विधि कैसे काम करती है, या उसमें विकास और डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं कैसे हो सकती हैं। वैसे हम लोगों ने पूर्व वीडियोज के माध्यम से ये सब चीज़ें जान भी चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे इसमें प्रक्रियाएं लागू होती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो पहला प्रश्न दिया गया है वो हमारे साइकोलॉजी या कह सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित अवधारणाएं हैं और उसके बारे में हम अगर समझने का प्रयास करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग को अधिगम में देखें तो अधिगम में नाम आता है कोहलर का। कोहलर को अगर देखें तो कोहलर ने सूझ के सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसको हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं और उसी को हम लोग गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। और कोहलर ने ही प्रमुख रूप से इसके बारे में प्रयोग किया था। तो कोहलर के पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया प्रश्नोत्तर के माध्यम से, उसमें हम कहते हैं कि कोहलर ने कैसी प्रणाली को बताया है। तो कोहलर क्या बताना चाहता था, या कोहलर अपने सिद्धांतों में कैसी प्रणाली को लागू करना चाहता था। वैसे डीपली अगर हम लोग क्लासरूम में पढ़े होंगे तो इसमें हमने यही चीज़ें बताई थी कि कोहलर ने जो सूझ का सिद्धांत दिया था वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक समझ के आधार पर थी, जिसको हम लोग गेस्टाल्टवादी या सूझबूझ का सिद्धांत भी कह सकते थे, या फिर कह सकते थे उसको अंतर्दृष्टि या आंतरिक प्रणाली के माध्यम से अंतर्दृष्टि को कह सकते थे। तो ये चीज़ें इसके माध्यम से निकल करके आती थी। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था या सिखाना चाहता था लोगों को कि संज्ञानात्मक कार्य किस प्रकार से होते हैं। संज्ञानात्मक कार्य, वैसे संज्ञान के बारे में फ्रायड ने भी बताया है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखें कि वो ये बताना चाहता था सूझ के सिद्धांत के माध्यम से कि कोहलर, जैसे प्रश्न दिया गया था और प्रश्न में दिया गया है कि कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था या कोहलर क्या बताना चाहता था या क्या सिखाना चाहता था, तो कह सकते थे कि संज्ञानात्मक कार्य के बारे में वो सिखाना चाहता था और बताना चाहता था कोहलर, ठीक है ना। कोहलर ने चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और उसके आधार पर हम कह सकते थे कि वो संज्ञानात्मक कार्य के बारे में, संक्रियाओं के बारे में, संज्ञानात्मक संकार्य के बारे में बताना चाहता था, समझाना चाहता था। दूसरे क्वेश्चन की बात करी जाए तो किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। किसी नई भाषा, आप जानते होंगे लैंग्वेजेज, और लैंग्वेजेज के बारे में सबसे पहले चॉम्स्की ने बताया था। चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत जो अगर देखा जाए तो उसमें कह सकते हैं कि उसमें चॉम्स्की ने बताया। लेकिन इसमें दिया गया है जो प्रश्न कि किसी नई
भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। और ये सभी प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे जो कुछ जो शब्दों में क्वेश्चन आंसर देने होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि इसको भी हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, नई भाषा को अगर सीखना है तो कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य की क्रियाओं से। साहचर्य की क्रियाएं ध्यान रखेंगे कि दोनों के मेल थे, उसको हम लोग साहचर्य की क्रियाएं कह सकते हैं। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य की क्रियाओं के माध्यम से हम किसी नई भाषा को पहले सीख सकते हैं। ये दूसरे प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी, आप ध्यान रखेंगे इसको हम लोग समावेशी जो होता है उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिसमें ऑल बॉयज, या समावेशी एक प्रकार से हो सकता है कि सभी जो बच्चे इकट्ठा बैठ करके, या सभी जो स्पेशल होते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो सृजनात्मक बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, सभी बालकों को किस प्रकार के छात्र इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो सामान्य या विशिष्ट, मतलब जनरल मतलब कह सकते हैं कि सामान्य बालक, बुद्धि के बालक, और जो विशिष्ट प्रकार के जो छात्र होते हैं उसमें दोनों को सम्मिलित किया जाता है, उसे हम लोग समावेशी कहते हैं। वैसे समावेशी शिक्षा भी होती है जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में पूरी तरीके से जानने समझने का प्रयास भी करते हैं। तो इसमें समावेशी जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, तो सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों प्रकार के छात्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करिए तो गणित संबंधी अधिगम जो अक्षमता होती है उसमें कौन सा पद परिभाषित करता है। जो गणित, अब ध्यान रखेंगे इसमें डिस्ग्राफिया भी होता है, इसमें लेखन संबंधी होता है, डिस्कैलकुलिया भी होता है। डिस्कैलकुलिया से आप गणना संबंधी विकार को समझ सकते हो, जान सकते हो। इसमें जो दिए गए हैं मुख्य रूप से इसमें यही चीज़ें बता सकते हैं कि जो गणित संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो गणना दोष कह सकते हैं। इसको हम लोग डिस्कैलकुलिया के नाम से भी जानते हैं। गणित संबंधी अधिगम जो क्षमता होती है इसको प्रभावित करते हैं गणना दोष से, लेकिन इसमें जो समस्या उत्पन्न होती है वो डिस्कैलकुलिया होती है। समावेशीकरण की सफलता के लिए कौन आवश्यक होता है। समावेशीकरण मतलब उसमें समावेशीकरण की प्रक्रिया आप जानते होंगे कि बालक में समावेशीकरण की प्रक्रिया, बालक के आंतरिक प्रक्रियाओं में अपने विचारों की क्रियाओं को डेवलप करने की प्रणाली को हम लोग कह सकते हैं समावेशीकरण होता है। और उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है, तो संवेदनशीलता, मतलब उसकी जो एक उत्साही प्रवृत्ति होती है उसको हम कह सकते हैं कि एक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है, और उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होनी जाती है। अगली पॉइंट की बात करी जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होता है। क्रिया प्रसूत, आप जानते होंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम लोग पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को ही हम लोग नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। वैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था, ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये व्यवहार पे बल देता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि अनुकूलित जो अनुक्रिया सिद्धांत मानी जाती है वो वैसे अधिगम का सिद्धांत है, और कहीं ना कहीं व्यवहारवादियों के माध्यम से व्यवहारवाद को बढ़ावा देता है। अर्थात इसमें विकल्पों के आधार पर अगर देखें तो कहीं इसको व्यवहार को हम सही मानते हैं, और अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत बल देता है वो व्यवहारवादी पर बल देता है। तो इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अनुकूलित जो व्यवहार होता है बालक का वो किस पर बल देता है, तो अनुकूलित जो क्रियाएं होती हैं उसके जो वो व्यवहार पे बल देता है। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है विशेष रूप से। अगला देखेंगे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है बारे में। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही विकास क्रम होता है, ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और मूल्यांकन होता है। मतलब पहले हम ज्ञान के बारे में ज्ञान का परिमार्जन करते हैं या ज्ञान के बारे में समझ उत्पन्न करते हैं, फिर अवबोध करते हैं, फिर अनुप्रयोग का प्रयोग करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं और फिर मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को लागू करते हैं। इसको हम लोग संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम भी मानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें इसके माध्यम से होना। उसके बाद में अप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था वो किसने दिया था। अधिगम का जो प्रत्याशा सिद्धांत था, अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत के बारे में अगर अध्ययन करें तो इसको विक्टर ब्रूम ने इसको स्पष्ट किया था। विक्टर ब्रूम ने प्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत होता है, ये चीजें भी इसमें हम लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये चीजें यहाँ से भी स्पष्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें इसके माध्यम से हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट की, अगले पॉइंट की बात करिए तो अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है, तो सूचना प्रक्रियाकरण के माध्यम से इसको संबंधित माना जाता है।
अगले पॉइंट्स की बात करिए तो कौशल के स्थानांतरण के लिए जो कौशल होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो कौशल की प्रक्रियाएं होती हैं उसके स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है। तो कौशल स्थानांतरण एक गति है, ना कि इसका उद्देश्य है। ये इसके अंतर्गत निकल करके आता है, इसके प्रक्रियाओं के अंतर्गत होती हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। मैंने पहले ही बताया कि कोहलर ने ही बताया था कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने ही बताया है, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो कार्य होता है उसको आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रेरणा कहते हैं। जो कार्य को हम लोग करते हैं, नियमित जारी रखते हैं, उसको हम लोग प्रेरणा के नाम से जानते हैं। क्रोध व भय एक प्रकार की क्या होती है? क्रोध व भय को हम लोग संवेग मानते हैं, इमोशंस मानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें अगले प्रश्न में बताया गया है। दूसरे व्यक्ति की, बाह्य व्यक्ति की जो नकल करता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है या दूसरे बालक होते हैं, एक दूसरे व्यक्ति की जो नकल करते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं? अनुकरण मानते हैं। तो इतने जो एक तरफ पॉइंट्स दिए गए थे उसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन किया, और उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और कहीं ना कहीं ये है पेपर्स में पूछे गए भी प्रश्न हैं, और इसके आधार पर हम लोग इससे तुलनात्मक अध्ययन करते भी हैं। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो इस पार्ट में अगर जो दिया गया सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके बारे में जाना, और सेकंड पार्ट के बारे में हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पहले सबसे पहले आत्मा, आप एक क्वेश्चन देखा होगा, और उसमें वुडवर्थ की एक परिभाषा है, उसमें बताया था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। दूसरी बात है कि आत्मा का त्याग किया, दूसरा है कि मन और मस्तिष्क का त्याग किया। तीसरा बताया गया कि चेतना का त्याग किया। सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, दूसरा है मन और मस्तिष्क का त्याग किया, तीसरे पे है कि चेतना का त्याग किया, और फिर है आज की डेट में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। वैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में किसने बताया था? प्लेटो और अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था? प्लेटो और अरस्तु ने बताया था। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं पेपर्स में। मन और मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में पेम्पोलोजी ने बताया था। किसने बताया था? पेम्पोलोजी ने बताया था। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में किसने बताया था? विलियम जेम्स उंट ने बताया था, ठीक है ना। विलियम जेम्स का भी लिखा रहता है, जेम्स उंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में किसने बताया था? व्यवहार का विज्ञान तो वाटसन, थॉर्नडाइक, हल, वुडवर्थ, पावलोव। आप जानते होंगे इन सभी व्यवहारवादियों ने, वाटसन मुझे बालक दे दो, मैं उन्हें जो चाहूँ बना सकता हूँ, ये वाटसन का मानना था। ये व्यवहारवादी हैं। दूसरी नंबर चीज है कि थॉर्नडाइक को जानते होंगे, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, और इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से भी प्रयोग किए हैं व्यवहारवादियों के माध्यम से। हल का प्रबलीकरण का सिद्धांत भी दिया गया है, और प्रबलीकरण का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं व्यवहारवादियों के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। वुडवर्थ आप जानते होंगे, वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा ही पूरी दी है। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया व्यवहार के माध्यम से, उसमें डेवलपमेंट को बताया। ये सारी चीजें इसके माध्यम से स्पष्ट होती है, जो कि साइकोलॉजी के मुख्य या एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से स्पष्ट की जाती है। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी, SOR थ्योरी वुडवर्थ ने बताया था। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। पंचपदी प्रणाली आप जानते होंगे, पंचपदी प्रणाली, और कहीं ना कहीं जो पंचपदी प्रणाली है उसके जो प्रमुख माने जाते हैं वो होते हैं आदर्शवादी, जो हर्बर्ट हैं, उन्होंने बताया है। और हर्बर्ट ने ही बताया था कि एक परिभाषा दी थी कि नैतिक चरित्र का उचित विकास ही शिक्षा है। ये भी परिभाषा दी थी, ये हर्बर्ट ने ही बताया था। अगला देखेंगे कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा और फिर चेतना फिर व्यवहार, और ये किसने बताया था? वुडवर्थ ने बताया था, इसको हमने पहले स्पष्ट बताया। संरचनावाद को माना जाता है कि यह एक प्रकार का क्रमबद्ध स्कूल माना गया है, जिसके प्रवर्तक टिचनर है। कौन है? टिचनर है। दूसरा है प्रकारवाद, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम जेम्स को माना जाता है। अगले पॉइंट्स की बात करें तो इसमें व्यवहारवाद मानते हैं। व्यवहारवाद के बारे में किसने बताया? तो व्यवहारवाद के बारे में वाटसन ने बताया। मनोविश्लेषणवाद के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड हैं। ये चीजें ध्यान रखेंगे। और सिगमंड फ्रायड ने ही मन के स्तर बताए, जिसमें चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है और अवचेतन मन होता है। चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, तीन मन के बारे में इन्होंने स्पष्टीकरण किया। ये मन के स्तर होते हैं। मन पर शासन करने वाली जो शक्तियां होती हैं, इसके बारे में भी फ्रायड ने ही बताया। मन पे शासन करने वाली जो शक्तियां होती हैं उसको हम लोग कहते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको कहते हैं अहम, इदम, अहम, परम अहम के नाम से भी जानते हैं। इनको
स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि इन्होंने, जो फ्रायड थे, इन्होंने ही एक मूल प्रवृत्ति भी बताई है। इसमें एक जीवन मूल प्रवृत्ति होती है और दूसरी मरण मूल प्रवृत्ति होती है। जीवन को हम लोग इरोस कहते हैं और मरण मूल प्रवृत्ति को हम लोग थाइनाटोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक जो सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है उसमें इन तीनों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, क्योंकि महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये सभी पेपर्स में पूछे गए ही प्रश्न हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख कौन माने जाते हैं? 1912 में गेस्टाल्टवाद आया और कहीं ना कहीं वर्दीमर इसके प्रमुख माने जाते हैं। वर्दीमर ने इसके बारे में बताया था। प्रेरकीवाद, हार्विक मनोविज्ञान के बारे में किसने बताया? तो विलियम मैकडूगल। आप मैकडूगल को जानते होंगे, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। इसके बारे में इन्होंने बताया प्रेरकीवाद के बारे में, हार्विक मनोविज्ञान के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जो ये सभी साइको से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, सीखी हुई बात का स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। जो सीखी हुई बात को स्मरण, देखिए इसमें ध्यान रखेंगे कि यदि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। मतलब जो विस्मृति होती है उसको हम कह सकते हैं सीखी हुई बात को स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता जो होती है उसे हम विस्मृति के नाम से जानते हैं। मतलब याद ना आना, याददाश्त में ना होना। अगले पॉइंट इसमें जो ऊपर इसके प्रश्न दिया गया है कि यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के ज्ञान के अनुभव की सहायता करता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के ज्ञान के अनुभव में सहायता करता है तो उसे हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कह सकते हैं या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। संघनन सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। ये है स्मृति से संबंधित। तो स्मृति मतलब याद मेमोरी से संबंधित है। इतने प्रश्न जो दिए गए हैं वो साइको से संबंधित, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे भी गए हैं। तो यह सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये सभी प्रश्न इसमें विशेष रूप से पूछे भी जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज विशेष रूप से जाना, जो कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे भी हम लोग जानने समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप सभी को पुनः एक बार 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में आज ही की डेट में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम में हम पुनः मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारी प्रक्रियाओं को लागू करते रहें और कहीं ना कहीं और जो प्रक्रियाएं इसमें अस्पष्ट होती है उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी विशेष रूप से करें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।